पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ रघुवीर हैं। रघुवीर यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं एजुकेशन में। उसके पहले हिस्ट्री में मास्टर्स करा है और उसके पहले ये बीएचयू में थे। ये नवोदय से पढ़ाई करके आए यहाँ पे। तो एक डिबेट जो चलता रहता है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि बीएचयू बेटर है कि जेएनयू बेटर है, उस डिबेट को कहीं ना कहीं क्लोज करते हैं। कुछ खास बातें बीएचयू की बातें करते हैं, जेएनयू की लेते हैं। तो रघुवीर, आपके पास एक्सपीरियंस है दोनों जगह का, तो कैसे शुरू करें? मैंने बैचलर्स बीएचयू से किया है, हिस्ट्री ऑनर्स 2017 से 2020 में। तो 5 सेमेस्टर तक तो हम लोग वही थे। छठा सेमेस्टर वो कोविड में गुजर गया। तो बीएचयू का एक्सपीरियंस ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैं नवोदय से निकलने के बाद पहली बार ऐसा था कि एक बड़ी जगह जा रहे हैं, जो विश्वविद्यालय का जो स्वरूप होता है, जो यूनिवर्सिटी का। तो पहले हम अपने ज़िले के लोग से ही मिलते थे। जैसे कि मैं ललितपुर में भी पढ़ा और चित्रकूट में भी पढ़ा। तो केवल वहीं के लोगों से, वहीं के दोस्त यार बने। जब मैं बनारस गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वहाँ मुझे कई जगह के लोग मिले, मेरे अपने कोर्स में और दूसरे भी कोर्सेज में। ना सिर्फ मैं हिस्ट्री के लोगों से मिला, बल्कि जितने भी और भी सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं, लॉ के दोस्त बने, और एग्रीकल्चर के दोस्त बने, जो और मैनेजमेंट के दोस्त बने। तो एक डाइवर्स फील्ड मिला, तो उन सब से सीखने का मौका मिला। और ओवरऑल बनारस में जो रहने का जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप में अलग होता ही होता है। जैसे बीएचयू के बारे में, जो मैंने, मेरे छोटा भाई जो है वो भी बीएचयू से पढ़ा है, उसने साइंस में पढ़ाई करी है। तो वहाँ के हॉस्टल्स बहुत फेमस हैं, जो हॉस्टल्स की लड़ाइयों पे फोकस करते हैं, हॉस्टल्स के कल्चर पे फोकस करते हैं। फिर उसको जेएनयू से कंपैरिजन करेंगे और बिल्कुल। कोशिश करना है कि रियलिटी बताना है, क्योंकि मैं गलत सही साबित नहीं कर रहा, मैं दोनों कैंपसेस को यार कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो भी बात इधर बोलूंगा सही बोलूंगा, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो बनारस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एशिया का द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो करीब करीब 20 से 22 हज़ार स्टूडेंट्स जो है वो विद इन द कैंपस रिजाइड करते हैं। तो करीब करीब 70-80 हॉस्टल्स वहाँ पे हैं। जितने डीयू में शायद कॉलेज नहीं होंगे, वहाँ उतने हॉस्टल्स हैं। तो एक पूरी जो रोड है डेडिकेटेड है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉस्टल रोड। तो उधर मतलब बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, और सोशल साइंसेज के लिए बैचलर्स के लिए अलग है, मास्टर्स के लिए अलग है, पीएचडी के लिए अलग है। ऐसे ही जो फेमस हॉस्टल्स आपने सुना होगा, बिरला, वो लंका तो जगह है, बिरला और ब्रोचा हॉस्टल जो है, ये सबसे पुराने हॉस्टल्स हैं, जो अराउंड 1920s में बने थे। जो फिलांथ्रोपिस्ट है बिरला ने और ब्रोचा, ये लोगों ने अपना मनी दिया था, दान किया था, उससे हॉस्टल्स बने थे। तो ये मान लीजिए कि हॉस्टल्स का जो मेस होता है और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी, जो मैंने और भी विश्वविद्यालयों में हॉस्टल्स देखे, जैसे कि डीयू वगैरह में देखे और इलाहाबाद में देखे, तो बनारस की सबसे बड़ी खासियत ये लगती है कि एक तो सब एक जैसे लगते हैं। बीच में लॉन होता है, चारों तरफ रूम्स वगैरह होते हैं, और जो मेस होता है जनरली प्राइवेट मेस होता है। तो फूड वगैरह ये होता है कि अगर आपको जिस दिन खाना है उस दिन भी पे करके खा सकते हैं, नहीं भी खाना तो आप नहीं कर सकते। जैसे जेएनयू में क्या है कि आपको फिक्स है कि मंथ में देना ही देना पड़ेगा। तो वहाँ ज़्यादातर ऐसे ही चलता है। बाकी हॉस्टल्स में ऐसे न्यूज़ में जनरली आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी जगह में अगर छोटा सा भी कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो न्यूज़ में आ ही जाता है। वो चाहे जेएनयू हो चाहे बीएचयू हो, तो वहाँ कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो जाती है तो न्यूज़ में आ जाती हैं। और ओवरऑल इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता है जितना कि न्यूज़ में आता है, बट वो कहीं भी अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो होता ही एक होता है। हॉस्टल को लेके जो लॉयल्टी होती है, वो मैंने देखा है कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टी के ऊपर चली जाती है। ये चीज है कुछ ये मुझे नहीं लगता कि ये बनारस में, ये इलाहाबाद में मैंने सुना है। हाँ, इलाहाबाद में इलाहाबाद के जो मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं कि जो सुंदरलाल वर्सेस और दो हॉस्टल थे, पीपीबी ताराचंद। पीसीबी ताराचंद, उन सब में ऐसा होता था कि मेरे कई सारे दोस्त जो नवोदय के हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा होता था कि अगर एक हॉस्टल के लड़के को अगर कुछ मारकुटाई हो गया उसके साथ, तो दूसरे हॉस्टल में एक घंटी बज जाती थी। इसका मतलब ये था कि दूसरे हॉस्टल वाले के साथ लड़ने के लिए जाना है, और सबको जाना पड़ेगा। नहीं, फिर अगर तुम्हारे साथ होगा तो फिर वो बचाने के लिए कोई नहीं होगा। बनारस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो भी लड़ाइयाँ होती हैं मुझे लगता है वो इंडिविजुअल उस पे होती हैं कि आपस में कुछ लड़ाइयाँ हैं, और दोस्त यार बीच वाली लड़ाई होती है। हॉस्टल उसमें शामिल नहीं होता है। एक एक रीजन ये भी हो सकता है कि जेएनयू में अभी भी पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिक्स होती है, चुनाव लड़े जाते हैं। बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शायद चुनाव अभी उतने नहीं होते। नहीं होते हैं, बंद हो गए हैं काफी। उसकी वजह से भी लोगों का कहीं ना कहीं तो ये जो ग्रुपिंग्स है और ह्यूमन टेंडेंसीज है वो निकलेंगी। दूसरी हम बात करें जेएनयू और उसके बारे में, ये तो बातें हो गई हॉस्टल हॉस्टल के बारे में, इस खाने के बारे में, फूड के बारे में। क्योंकि जब भी हम जेएनयू की बात करते हैं, बीएचयू की बात करते हैं, तो सिर्फ बीएचयू के फूड के बारे में नहीं, दोनों के बाहर वाले खाने के बारे में ही बातें करते बिल्कुल। हैं, खासतौर पर तो चाट के बारे में। बिल्कुल, तो बनारस में जो है, मैंने आपको बताया कि प्राइवेट में ज़्यादातर चलते हैं। तो ओवरऑल अगर प्राइसिंग की बात करें तो बीएचयू में ज़्यादा प्राइसिंग होगा। मैं जिस हॉस्टल में था, आचार्य नरेंद्र हॉस्टल में, वो सामाजिक विज्ञान संकाय का हॉस्टल था, और उसमें लंच और डिनर जो मिलता था वो अराउंड 4500 to 5000 पड़ जाता था। अभी शायद और ज़्यादा बढ़ गया होगा।
तो मान लीजिए 40 रुपए का लंच और 50 रुपए का डिनर इस हिसाब से मिल जाता था। और जैसे मैंने जेएनयू के कई सारे दोस्तों से मैंने बात की, तो जो बनारस के हैं उनको ऐसा लगता है कि जेएनयू में खाना अच्छा नहीं मिलता है, जबकि बनारस में अच्छा मिलता था। और वो कई मामलों में सही भी है। अगर मतलब डिटेक्टिव पे जाए तो हाँ, रोटी रोटी वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता था। आटे की क्वालिटी भी मुझे आटे की क्वालिटी, और ये है प्राइवेट में, इसमें ये है ना कि अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो आप उनको बोल सकते हो कि नहीं मिल रहा, हम नहीं खाना खाएंगे। सिर्फ बोल नहीं सकते। मैंने इलाहाबाद ये है इलाहाबाद बिनावल की काफ़ी डांट डपट भी देते हैं थोड़ा। मेरा एक भाई, जैसे मैं डीयू से पढ़ा हूँ, फिर मैं जेएनयू में आ गया हूँ। मेरा एक भाई है जो बीएचयू से पढ़ा है, फिर वो आईआईटी हैदराबाद गया है। जो सबसे छोटा वाला है वो इलाहाबाद में पढ़ा है, अभी वो डीयू आ गया है। तो तीनों का कल्चर मैं डिटेल से जानता हूँ, बहुत सारी चीजें। तो कहने के तरीके भी अलग होते हैं। तो प्राइवेट में जो पैसा पे कर रहा हूँ तो अथॉरिटी वाला थोड़ा ये होता है, और ये होता है कि वो 2 सब्जी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, अभी आप उनको बोल दे रहे हो कि ऑमलेट बना दो, ऑमलेट भी बना देंगे, फ्राइड राइस बना दो, वो भी बना देंगे, बोल देंगे टमाटर की सब्जी बना दो, चटनी टाइप का बना दो, वो भी बना देंगे, आप बोल सकते हो। तो ओवरऑल वो सही रहता था। लेकिन जो प्रॉब्लम बनारस में मुझे फेस करनी पड़ी वो ये होती थी, मेरे हॉस्टल में तो मेस रेगुलर चलता था, कई हॉस्टल्स की समस्या ये थी कि मेस रेगुलर नहीं चलता था। उसके कारण ये थे कि स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा होता था कि 1 महीने खा रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। तो जब प्राइवेट मेस वाले को पैसे नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो बंद कर देगा। तो वहाँ के उस हॉस्टल के लड़के क्या करेंगे, हमारे हॉस्टल में आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा और ज़्यादा लोग आएंगे। तो इस वजह से जो रेगुलरिटी की समस्या होती थी वो बहुत बड़ी समस्या है, और वो हम लोगों को भी फेस करनी पड़ रही थी। जेएनयू में ये मामले में ठीक है कि आपको फिक्स है कि मैं चलेगा। मेस चलेगा ही चलेगा। इस मामले में मुझे सही रहता कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलेगा ही, कैसा भी मिले। एक त्योहार में भी होता है कि बच्चे घर चले गए हैं, अब 15-20 बचे तो उनके लिए खाना नहीं है। खाना नहीं बनेगा, वो भी बंद कर देगा, क्योंकि वर्कर्स को तो छोड़ सकता नहीं। जैसे गर्मी में बहुत बार होता था कि सब चले गए हैं यार, अब संख्या नहीं है, अब कैसे खाना बनाएं, तो फिर उन लोग को अपना इंतजाम करना पड़ेगा। ये हो गया। मेस के अलावा जो आउटसाइड फूड है, मतलब जो कंपैरिजन होता है रियल में होना चाहिए, जो मुझे पसंद है, जहाँ पे मैं किसी भी दिन बनारस को दिल्ली के ऊपर रखूंगा। आपका क्या ओपिनियन है और क्या फेमस चीजें थी? बताते बताते हम लोग ऐसे फील कर रहे हैं कि खाने वाले। मैं उतना फूडी वैसे हूँ नहीं। हाँ। मैंने सब लोगों को यही बता रखा है, जो कि सही भी है, कि मतलब खाने से मेरा इतना ज़्यादा लेन देन है नहीं। बट ओवरऑल बनारस फेमस है खाने के लिए। मतलब आप चाहे गोलगप्पे हो, चाहे चाट हो, चाहे मलइयो हो, चाहे कचौड़ी हो, पराठा हो, जलेबी, वो जो बनारस के लिए जो कहते हैं ना कि मतलब सुबह निकल जाओ तो मिलता है। दातून करते हुए, और हाँ वो तहमक लपेटे हुए चचा लोग सुबह सुबह कचौड़ी गली में मिल जाएंगे। तो वो रहता है, हम लोग भी रात को लंका गेट पे जाके, और वो चाय ब्रेड, जो ब्रेड मक्खन जो बोलते हैं, वो मतलब ओवरऑल ठीक है। कि जैसे ही आप गेट के बाहर निकलते हो लंका है, तो खाने पीने के लिए बढ़िया चीज़ है। यहाँ भी है कि आप मुनीरका जाओ, बट ओवरऑल उतना नहीं मिलता है, वही जो वहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे, वहाँ पे मैं फूडी हूँ तो मैं ज़्यादा बेटर कंपैरिजन करूंगा। वहाँ पे जो बेचने वाले लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को लेके, उनकी प्रोडक्ट की इमेज को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं। यहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत हावी हो गया है, तो आप किसी पानी पूरी वाले के पास जाइए, आपने 10 रुपए दिया, वो आपको 4 देगा। उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपको पसंद आया है कि नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बनारस का खिलाने वाला जब आपको खिलाएगा तो उम्मीद करेगा कि आप बोलें आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ये जो कल्चर है, ये स्मॉल टाउन कल्चर है। और ये मैंने बहुत सा को देखा है कि आपको चाट खिलाया, अगर आपको समोसा खिलाया उसने, आपने बोली बाबा मजा नहीं, अरे रुको रुको दूसरा। ये है ये चीज में ये है कि जब आप बात करते हो तो फिर बड़ी कहानियां निकल के आ जाती हैं। वो जैसे आप काशी का सीन उपन्यास पढ़ेंगे कि काशी की ये परिभाषा क्या है, काशी की बोलचाल क्या है, जो निखर कर सामने आती है, वो बनारस में है। कि आप बात कर रहे हैं, आप पूछेंगे आप कहाँ से हैं, तो कोई बताएगा मैं इटावा से हूँ, यहाँ से हूँ, ये कहानी है। तो वो अगर इस जेएनयू कैंपस से बाहर निकल कर जाते हैं, वो इतना नहीं दिखता मुनीरका या वसंत कुंज, वसंत विहार में। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, जाके चले आते हैं, या फिर रेहड़ी वाला भी जो है वो इतना नहीं देखने को मिलता है। पर बनारस में वो है बात कि आप करना। सिर्फ खाने के लिए नहीं जाते, सिर्फ बतियाने के लिए जाते हैं। जैसे इलाहाबाद में भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे शाम को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी वाले बैठते हैं, चाय पे बैठते हैं, तो वो चाय पीने का कटरा वगैरह वो है, वो आदत बना लेते हैं कि मतलब बातचीत करने जाएंगे, खाने पीने तो जाएंगे। ये तो बातें हो गई खाने के बारे में। अकेडमिक जोन में जब वो इंटर करेंगे, कि अकेडमिक तौर पे कौन ज्यादा साउंड है। तो ये है मतलब जेएनयू तो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ही, और अगर एनआईआरएफ रैंकिंग्स या फिर नाक की जो रैंकिंग्स बोल रही हो, तो मैं उनको नकारने वाला होता हूँ नहीं। तो ओवरऑल ये तो है। पहली चीज़ मुझे ये लगती है, मैं सोशल साइंस का वहाँ स्टूडेंट था, तो सबसे ज़्यादा जो कमी मुझे ये लगी वो ये कि मेरे बैच में ज़्यादातर वो 2-3 स्टेट के लोग ही थे, खासकर यूपी बिहार और एमपी के। बहुत कम लोग थे जो साउथ के हों, या फिर नॉर्थ ईस्ट के हों, या फिर वेस्ट बंगाल के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा पंजाब के हो, ऐसा कम। तो जब ऐसे कम 2-3 जगह से लोग आएंगे, तो कहते हैं ना कि आप अगर जिन लोगों के बीच में रहो वैसा माहौल बन जाता है।
तो पढ़ाई भी वैसी ही होगी, बातचीत भी वैसी होंगी अगर आप 2-3 स्टेट के लोग ही के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो। और ओवरऑल अगर एकेडमिक्स की बात करें कि वहाँ के प्रोफेसर्स वगैरह कैसे थे, तो इधर के उधर के दोनों सही भी हैं। कुछ मामलों में बीएचयू लैग ऑब्वियसली करता ही करता है। आप उनका सिलेबस देखेंगे तो बहुत समय से वो चेंज हुआ ही नहीं। यहाँ क्या होता है कि यहाँ जेएनयू में, जैसे मैंने हिस्ट्री से मास्टर्स किया, नए प्रोफेसर्स अगर रिक्रूटमेंट होता है उनका, तो वो नए पेपर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उनका जिस विषय में पीएचडी है, मान लीजिए किसी के मैरीटाइम हिस्ट्री पे है या फिर किसी का कल्चरल हिस्ट्री पे है, डाइवर्स फील्ड में अगर जिनका जैसा भी एक्सपर्टीज रहता है, उस हिसाब से वो अपने कोर्स खुद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा कि आज से 3 साल पहले जो मैंने कोर्सेज पढ़े थे, कुछ तो वही है, लेकिन अभी अगर आप लिस्ट देखोगे तो बहुत सारे बदल गए हैं। तो वो आदमी जो है, जो स्टूडेंट है, वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है। बनारस में वही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, कि जो मिल रहा है हाँ, वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि हिस्ट्री ऑफ यूरोप, हिस्ट्री ऑफ और यहाँ बहुत सारे पेपर का भी ऑप्शन होता है। जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, उसके पहले भी हम लोग के था कि हम लोग हिस्ट्री में हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ले सकते हैं, दूसरे सेंटर का कोर्स ले सकते हैं। जेएनयू में ये सुविधाएं भी होती हैं। हाँ, और बनारस में लोग शिकायत तो बहुत करते हैं कि मतलब एकेडमिकली इतना साउंड नहीं है, खासकर सोशल साइंस वगैरह। उसकी अपनी एक समस्या ये है कि वहाँ बैचलर्स है, बैचलर्स में बहुत ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन्हीं प्रोफेसर्स को बैचलर्स वालों को भी पढ़ाना है, राइट। हिस्ट्री ऑनर्स कोर्स तो है, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में उनको पढ़ाना है, और भी सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स खुद पढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी संख्या का भी एक संख्या भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या है। बैचलर्स को भी देखना है, फिर उनका असेसमेंट करना है। सिर्फ पढ़ाना हो तो अलग बात है, असेसमेंट भी करना है। और फिर मास्टर्स में भी है, पीएचडी में भी है, तो वो संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो नंबर्स की वजह से भी। हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ संख्या कम है, और मास्टर्स के केवल स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ अच्छा ये है कि ट्यूटोरियल सिस्टम है, और जो प्रोफेसर और स्टूडेंट के जो रिलेशंस है और जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ प्रोफेसर भी आपके साथ कैंटीन में बैठ के बात कर सकते हैं। अब तो ट्यूटोरियल जब लिखते हैं, खासतौर पे सीएचएस और सीपीएस में ऐसे होता है, जो लिखते हैं उस पर भी डिटेल डिस्कशन होता है। बिल्कुल डिस्कशन होता है, और वो पीएचडी के लिए कहीं ना कहीं ग्रूम करता है आपको, जो वहाँ ये जेएनयू जो थी वो रिसर्च यूनिवर्सिटी थी। मतलब फर्क, जैसे बहुत बार लोग क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, जैसे मेरे चैनल में बहुत लोग कमेंट करते हैं, आप इसकी तारीफ करते हैं, तो दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। एक ऐसा है कि अगर मैं स्कूल को जेएनयू से कंपेयर करूंगा तो एक अलग आएगा। बीएचयू में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उसका प्राइमरी जो गोल था वो था ग्रेजुएशन, मास्टर्स और जोन में था। हाँ, जेएनयू रिसर्च के लिए बना है, इसी वजह से यहाँ ग्रेजुएशन नहीं है, केवल लैंग्वेजेस में है। बिल्कुल मास्टर्स में भी जो पढ़ाई होती थी, अभी 3-4 साल थोड़ा बदल गया है पैटर्न, नहीं तो मास्टर्स भी इसलिए होता था कि इनको पीएचडी के लिए ग्रूम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, एमफिल भी जो था, एमफिल पीएचडी रिसर्च के लिए। तो ये फर्क है बीएचयू और जेएनयू में। और बहुत बार ये होता है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं और किसके कंपैरिजन में आप हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। पीएचयू को मैं एयू से कंपैरिजन करूंगा तो शायद जेएचयू बहुत मामले में बहुत आगे निकल जाएगा। और दूसरा कारण ये भी है, मैंने जैसे आपको बताया कि 2-3 स्टेट से ज़्यादा लोग आते हैं, तो अगर वो एक तरीके से आते हैं, जैसे सीयूटी एंट्रेंस से आते हैं, या पहले बीएचयू का एंट्रेंस होता था, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता था। इसका मतलब इक्वालिटी है, हिंदी के भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं और इंग्लिश के भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो दोनों को एकोमोडेट करना ही करना पड़ेगा। तो हिंदी के भी वहाँ बैचेज अलग चलते थे, इंग्लिश के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो अलग बैचेज चलते थे। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट मान लीजिए, तो उसमें 2-3 बैच चल गए कि 2 बैच में हिस्ट्री वाले, 2 क्लासेस में हिस्ट्री के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में, और एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों को जब एकोमोडेट करने के साथ चलेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। एक बात जो है, जो सबसे ज्यादा डिबेट आता है मेरे में, जब मैं इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, जैसे जेएनयू में वॉक करते हुए बनाता हूँ वीडियो, तो वो कहते हैं कि जेएनयू का ज्यादा इन्वायरमेंट बेटर है या बीएचयू कैंपस। दोनों कैंपसेस की जो खूबसूरती है उसके बारे में कुछ डिटेल से अगर बता पाओ। हाँ, मुझे तो देखिए दोनों कैंपस में मजा आया। हाँ, पहला बीएचयू इसलिए मजा आया क्योंकि जो यारी दोस्ती थी उस वजह। मेरी शिकायत यहाँ आने के बाद ऐसी रही, मुझे ऐसा लगा कि बीएचयू काफ़ी आर्टिफिशियल है। वो उसके अपने कारण है, जब वो बना था तो एक प्लान्ड वे में बना था, और जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि बीएचयू में ऐसा लग गया हो जैसे जंगल लगाया गया हो, और जेएनयू में जैसे ऐसा हो कि जंगल में जेएनयू बनाया गया हो, तो वो दिख जाता है। रियलिटी तो वहाँ एक प्लान्ड वे में है, सेमी सर्कुलर रोड होंगे, फिर सीधी रोड होंगे, वो एक हाफ मून का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको एरियल व्यू में देखेंगे तो वो दिख जाता है। तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी वो चौराहे चौराहे से, अभी जाओ सेम चौराहा, 4 जगह वो दुकान होंगी, सिमिट्रिकल होता है, बहुत सिमेट्रिकल है, और बिल्डिंग सेम जैसी हैं और प्लेन है। तो और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उधर यही है, तो हॉस्पिटल होने की वजह से, और अंदर एक विश्वनाथ टेम्पल है, उसकी वजह से जो कॉमन पब्लिक है, क्लोज कैंपस नहीं है। क्लोज कैंपस नहीं है। हाँ, मतलब उसको एज अ शॉर्ट रूट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर लंका से हैदराबाद गेट जाना है तो उधर से न जाके बीएचयू के अंदर से चले जाएंगे। तो जो भीड़ है, कॉमन पब्लिक जो जाती है, उस वजह से
बहुत प्रॉब्लम होती है। यूनिवर्सिटी वाला हाँ, एक्सीडेंट के भी आप केस सुने होंगे आप, हाँ, कि एक साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया, स्टूडेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये कैंपस बहुत सेफ है और रात में तो इधर आराम से घूम फिर सकते हैं। और जो खाने पीने का जो इशू है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जेएनयू में अच्छा इस मामले में है कि आप शाम के बाद भी रात में भी खा सकते हो। गागा ढाबा खुला हो, वजह मामू ढाबा खुला है, और कैंटीन तो इधर हाई स्कूल में है ही है। वहाँ ये है कि अभी थोड़ा ओपन है कैंपस, मतलब फीमेल स्टूडेंट्स भी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकती है। पर अगर खाने पीने का नहीं होगा तो लंका ही जाना पड़ेगा, तो थोड़ा कम सेफ रहता है। तो ओवरऑल जेएनयू का एटमॉस्फेयर तो अच्छा है ही, माहौल तो अच्छा है ही। तो ये तो बातें थी जेएनयू और बीएचयू के बारे में, और ये इस तरह के डिस्कशन इसलिए नहीं है कि एक को बेहतर साबित करना है दूसरे को। दोनों की अपनी खूबसूरती है, दोनों के अपने प्लेसेस हैं। हम सब में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि एक कोर्स यहाँ से करा है, दूसरा वहां से। और मुझे लगता है कि अगर कोई जेएनयू का स्टूडेंट है तो उसको बीएचयू भी जाके देखना चाहिए, 1 हफ्ते रहना चाहिए अगर दोस्त यार हो। मैं से इलाहाबाद भी रह चुका हूँ। दिल्ली भी रह चुका, जेएनयू भी रह चुका, तो सब हाँ, जगह जाना जैसे जो भी चीजें जहाँ की अप्रिशिएट करने वाली हैं उनको करना चाहिए। अगर आप नहीं रैंक करेंगे, जैसे एकेडमिकली मैं बोलूँ कि दोनों बराबर हैं, तो फिर ये एक जगह से दूसरा कोई जाना क्यों जाएगा? फिर इंसान बीएचयू से यहाँ आने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है कि आप हर एग्जाम की तैयारी कीजिए। सारे कैंपसेस खूबसूरत हैं, जो भी यूनिवर्सिटी है वो बाकी प्लेसेस से ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ ज्ञान का वही है कि अब यहाँ गंगा नदी नहीं आ सकती है, बनारस का माहौल इधर नहीं आ सकता। और जो जेएनयू का जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर है, जो दिल्ली का, वो जो राष्ट्रपति भवन वहाँ नहीं जा सकता है, आर्काइव्स वहाँ नहीं जा सकते हैं। जो मैं घाट की बात करूं, तो अगर मैं घाट कंपेयर करूंगा तो किसी भी दिन बनारस दिल्ली से बहुत आगे निकल जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि दिल्ली जो और मामलों में बेहतर है तो उस तरह। तो ओवरऑल ऐसे ही कंपैरिजन वाले डीप बातों वाले हम वीडियो लाते रहेंगे। तो ये थी बातें रघुवीर के साथ, और ऐसी बातें आती रहेंगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि सब्सक्राइब कराइए। अगर आपको जेएनयू नहीं भी पसंद है तब भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शायद आपको पसंद आने लगे। बीएचयू और जेएनयू की कहानी ऐसे ही चलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।